नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की देश दुनिया की बड़ी खबरों से। बांग्लादेश की आईसीटी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हसीना को जुलाई विद्रोह का दोषी माना है। जुलाई 2024 में बांग्लादेश के छात्रों ने ढाका में शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इस विद्रोह को दबाने के लिए पुलिस ने गोलीबारी की थी। गोलीबारी की इस घटना में 1400 लोगों की जान चली गई थी। शेख हसीना को फांसी की सजा तब पहुंचने में उनको दो करीबी लोगों को भी अहम भूमिका बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर ये दो करीबी बांग्लादेश में नहीं होते तो शेख हसीना के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में अभियोजन पक्ष के पसीने छूट जाते। बांग्लादेश की सरकार इंटरपोल के जरिए शेख हसीना का वारंट निकलवाया गया और इसके बाद से इस वारंट को भारत के सरकार को सौंपेगी और इसके बाद भारत पर निर्भर करेगा कि शेख हसीना को क्या फैसला लिया जाता है शेख हसीना पर। हालांकि बांग्लादेश में 6 महीने बाद आम चुनाव होने वाले हैं और वहां की सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी ने शेख हसीना के मामले में नरमी बरतने की बात कही है। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। आम मौजूदा सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और जिसके बाद से बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर सरकार भंग करने की जानकारी दी और अब 19 तारीख को विधानसभा भंग हो जाएगी और नई सरकार 20 तारीख को शपथ लेगी। जदयू नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट ने 19 नवंबर से वर्तमान विधानसभा को भंग करने की अनुशासन की बात कही है और ये बात अभी मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्यपाल को बता दी गई है। दूसरा प्रस्ताव ये था कि वर्तमान सरकार के पूरे कार्यकाल में बिहार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सकारात्मक सहयोग दिया है। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक पालन और किया जाए और इसमें मुख्य सचिव सहित बिहार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की सराहना की गई है। 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया जो चूंकि नए चुनाव हो चुके हैं, मैंने विधानसभा का आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और नए विधायक चुन लिए गए हैं। इसलिए आज मंत्रिपरिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है। दिल्ली में कार ब्लास्ट की साजिश रचने वाले आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिनों के लिए एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है और सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उसे उसी कस्टडी में भेज दिया गया है। बता दें कि कल रविवार को एनआईए की टीम ने आतंकी उमर नबी के साथ आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला है कि आमिर और उमर ने मिलकर दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रची थी और वही आरोपी आमिर राशिद अली एनआईए की पूछताछ में कई बड़े खुलासे कर सकता है और अब एनआईए की टीम 10 दिनों तक उससे लगातार पूछताछ करेगी। एनआईए की टीम ने कश्मीर के रहने वाले एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवक ने ही आत्मघाती हमलावर के साथ मिलकर ये आतंकी हमले की साजिश रची थी। दिल्ली में हुए आतंकी ब्लास्ट में कई लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि आमिर राशिद अली के नाम पर हमले में शामिल कार पंजीकृत था और एनआईए ने सुसाइड बॉम्बर के सहयोगियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। एनआईए ने दिल्ली पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने के बाद व्यापक तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। दिल्ली विस्फोट मामले में जांच के घेरे में आए अल फलाह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जावेद सिद्दीकी के भाई को मध्य प्रदेश पुलिस ने मोहू में गिरफ्तार किया और इसके साथ ही लगातार गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी है और एक अधिकारी ने यह भी बताया कि 25 साल पहले मध्य प्रदेश के मोहू में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी करने के आरोपी हमूद अहमद सिद्दीकी को रविवार को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया है।
दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण विस्फोट मामले की जांच के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी के सगे भाई अमूद अहमद सिद्दीकी को रविवार को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। हमूद पर साल 2000 में इंदौर के पास मुंह में सैकड़ों लोगों के साथ बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी करने का आरोप है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते लाल किले के पास हुए विस्फोट में 13 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। मामले की जांच एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल संयुक्त रूप से कर रही है और अब देखना ये होगा कि 25 साल पहले पुराने बैंक घोटाले के आरोपी और दिल्ली विस्फोट केस में जुड़े इस शख्स की गिरफ्तारी से जांच में अब कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के मेरठ से है, जहां पर खतरनाक स्टंटबाजी करते हुए युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि इस खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो बनाते हुए युवक पकड़े गए हैं और गाड़ियों की छत बोनेट पर खड़े होकर ये स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद को और दूसरों की जान को भी युवक खतरे में डाल रहे हैं। मेरठ से दिल्ली जा रही बारात में यह स्टंटबाजी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और युवकों की तलाश भी जारी है। तो वहीं ये पूरा मामला सोलाना गांव का बताया जा रहा है। बता दें कि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर खबर यूपी के मेरठ से है और यहां पर खतरनाक स्टंटबाजी करते हुए युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और ये स्टंटबाजी गाड़ियों के छत पर बोनट पर खड़े होकर स्टंटबाजी करते हुए युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये युवक खुद को और दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। मेरठ से दिल्ली जा रही बारात में यह स्टंटबाजी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और युवकों की तलाश भी शुरू कर दी है। ये वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग गाड़ी के ऊपर स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला थाना परतापुर के सोलाना गांव का बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जानकारी करने में पता चला है कि एक बारात यहाँ सोलाना गांव से दिल्ली की तरफ जा रही थी और ये प्रेजेंट लोकेशन गाड़ी की ये दिल्ली में है। इसमें पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं इन लोगों को चिन्हित करने के लिए। जल्दी इन्हें चिन्हित कर गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब में बड़ा हादसा सामने आया है। कम से कम 40 से ज़्यादा भारतीयों की मौत हो गई है और ये सभी भारतीय उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब जा रहे थे। सोमवार की सुबह बस में सवार होकर यात्री मक्का से मदीना जा रहे थे और तभी बस की डीजल टैंकर से टक्कर हो गई और बस में आग लग गई। इसके साथ ही इस हादसे में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वो सभी हैदराबाद और तेलंगाना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसे के समय बस में लगभग 20 महिलाएं और 11 बच्चे सवार थे। ये तीर्थयात्री उम्रा अदा करने के लिए जा रहे थे और मक्का में अपने धार्मिक अनुष्ठान पूरा करने के बाद मदीना जा रहे थे और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के समय कई यात्री बस में सो रहे थे। खबरों की माने तो 40 से ज्यादा लोगों की जान गई है। आपातकालीन सेवाएं बचाव कार्य में जुटी हुई है। सऊदी अरब में हुई बस दुर्घटना पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मक्का से मदीना जा रहे 40 तीर्थयात्रियों की बस में आग लग गई। मैंने रियाद स्थित भारतीय समुदाय के डीसीएम से बात की है, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। तो वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों और सीएस और साथ ही डीजीपी से बातचीत की है और उन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया है और इस दौरान राहत प्रदान करने के आदेश भी दिए हैं। कल सऊदी अरेबिया में मक्के और मदीने से के रास्ते में एक दर्दनाक हादसा हमारे सामने आया है, जिसमें कई फैमिली मेंबर्स एक बस कोलिजन में, बस एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है और उसमें से कई मेंबर्स जो उसमें इंतकाल हुआ है वो मेरी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से भी ताल्लुक रखते हैं। हम तमाम वहाँ पे जिम्मेदारों से राब्ते में हैं और जैसा ही सुबह 9 నవంబర్ నుంచి 23 దాకా వాళ్ళొక ట్రావెల్ ప్లాన్ ఉన్నింది. వాళ్ళు మొత్తము 54 మెంబర్స్ 9కు హైదరాబాద్ నుంచి జెడ్డాకు ట్రావెల్ చేశారు. దాంట్లో 4 మెంబర్స్ సపరేట్ ఒక కార్లో మదీనాకి వెళ్ళడం జరిగింది. నిన్నే 4 మక్కాలోనే వాళ్ళు ఉండిపోయారు. ఇంకా 46 మంది ఆ బస్సులో ప్రయాణం చేశారు. మదీనాకు ఇంకా దగ్గరున్నప్పుడు
25 కిలోమీటర్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఒక ఆయిల్ ట్యాంకర్తోనే యాక్సిడెంట్ కావడం జరిగింది. దాంట్లో నేను అంతకుముందు చెప్పినట్లు మొహమ్మద్ అబ్దుల్ సోయేబ్ అనేవాడే ఒక సర్వైవర్ ఉన్నారు. ఆనే ఐసీయూలో సౌదీ జర్మన్ హాస్పిటల్లో ఐసీయూలో ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. ఇంకా 45 మంది చనిపోయారని చెప్పి మనకు ఇప్పుడే తెలుస్తుంది. వాళ్ళు లోకల్ హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేశారని చెప్పి తెలిసింది. कल सऊदी अरेबिया में मक्के और मदीने से के रास्ते में एक दर्दनाक हादसा हमारे सामने आया है, जिसमें कई फैमिली मेंबर्स एक बस कोलिजन में, बस एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है और उसमें से कई मेंबर्स जो उसमें इंतकाल हुआ है वो मेरी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से भी ताल्लुक रखते हैं. हम तमाम वहाँ पे जिम्मेदारों से राब्ते में हैं और जैसा ही सुबह में ये इतला बैरिस्टर सऊदी नवीसी साहब को मिली, बैरिस्टर सऊदी नवीसी साहब ने सीधी तौर पे इंडियन कॉन्सुलेट से वहाँ पे राब्ता किया है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें पूरे एग्जैक्ट नंबर्स और क्या उनके लिए हो सकता है उसकी पूरी कार्रवाई हम कर सकें. मैं यहाँ पे इंडिविजुअली फैमिली मेंबर से मिलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ. मेरे सामने जो फैमिलीज अभी तक सुबह से जो आए थे वो एक हमारी मेहदीपट्टनम हल्के में एक फैमिली है जिसके भाई ने मुझे कॉल किया था, उनकी बहन, उनके भौनाई, उनके बच्चे की एक फैमिली, उसमें उनका इंतकाल हुआ है. मुरादनगर में हमारे सीनियर मोस्ट हमारे अजीज महमूद भाई साहब है, जिनकी अहलिया का, उनकी एडवोकेट बेटी का, उनकी साली का, उनके बच्चों का उसमें इंतकाल हुआ. रामपुर की अदालत ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा सुनाई है. दोनों को अदालत ने आज ही दोषी करार दिया है और इस फैसले के बाद चर्चाओं का दौर और भी अब तेज हो गया है, क्योंकि आजम खां अभी 2 महीने पहले 23 सितंबर को सीतापुर जेल से रिहा हुए थे. अदालत का ये कठोर निर्णय उनकी राजनीतिक और कानूनी सफर में एक और बड़ा मोड़ माना जा रहा है. ये मामला साल 2019 का है, जब रामपुर में मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और अब आरोप था कि अब्दुल्ला ने अलग अलग जन्म तिथियों वाले 2 जन्म प्रमाण पत्रों का उपयोग करके 2 पैन कार्ड तैयार करवाए. शिकायत में कहा गया था कि उन्होंने चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु पूरी न होने के बावजूद विधायक बनने के लिए पूरा फर्जीवाड़ा किया था और इस मामले की जांच के दौरान कई दस्तावेज और गवाह पेश किए गए, जिसके आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी माना. फैसला आने के बाद शिकायतकर्ता और विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि वो इस फैसले को सत्य की जीत मानते हैं. उन्होंने दावा किया कि आजम खां के खिलाफ जितने भी मामले चल रहे हैं वो सभी ठोस दस्तावेज प्रमाणों पर आधारित है. आकाश सक्सेना ने यह भी कहा है कि कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसमें सबूतों की कमी हो. जो गलत किया है उसे सजा मिलनी ही चाहिए. अदालत के इस फैसले को राजनीतिक और कानूनी रूप से बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है. बता दें कि आजम खां को 7 साल की सजा सुनाई गई है और इस दौरान फर्जी पैन कार्ड केस में ये बड़ा झटका माना जा रहा है. और ऐसे में 2 महीने पहले ही आजम खां सीतापुर जेल से छूट कर आए हैं और ऐसे में एक बार फिर से आजम खां को बड़ा झटका लगा है माना जा रहा है. और आकाश सक्सेना का वही कहना है कि जो गलत किया है उसे सजा मिलनी ही चाहिए. अदालत के इस फैसले पर राजनीति और कानूनी रूप से बड़ी घटना के रूप में अब इसे देखा जा रहा है. आजम खां और उनके बेटे को 7 साल की सजा सुनाई गई है. खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की खबर यूपी से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर है. यूपी के गोरखपुर से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है. बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ. बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है. गीडा क्षेत्र के कलेक्सर गांव पहुंचे सीएम योगी. स्वर्गीय प्रताप नारायण सिंह के परिजनों से मिलेंगे सीएम योगी. बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है. महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पूर्व सदस्य थे प्रताप नारायण. बड़ी जानकारी यूपी के गोरखपुर से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है. यूपी के गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ. बड़ी जानकारी आपको बता दें कि गीडा क्षेत्र के कलसर गांव पहुंचे सीएम योगी. बड़ी जानकारी स्वर्गीय प्रताप नारायण सिंह के परिजनों से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ. बड़ी जानकारी बता दें कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पूर्व सदस्य थे प्रताप नारायण. बड़ी जानकारी यूपी के गोरखपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ.
खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर बिहार से है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले जोरदार बहुमत के बाद अब नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारियां शुरू हो गई है। पटना के गांधी मैदान में इसकी तैयारियां हो रही हैं और आज यानी कि 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। नगर निगम से लेकर वन विभाग और सैकड़ों मजदूर गांधी मैदान को सजाने में लगे हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश भर के बड़े एनडीए नेताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही उप मुख्यमंत्री और कुछ चुने हुए मंत्री शपथ ले सकते हैं और इसी को लेकर हर तरफ तैयारियों का जोर चल रहा है। पटना में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही है। गांधी मैदान में जर्मन और साथ ही हैंगर तैयार किए जा रहे हैं और जिसकी क्षमता करीब 40,000 लोगों की होगी। समारोह के लिए 30,000 से अधिक कुर्सियां सजाई जाएगी, जबकि वीआईपी मेहमानों के लिए 1500 से ज्यादा सोफों की व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल गांधी मैदान की कटाई हो रही है और इसके बाद से कारपेट बिछाने का काम शुरू होगा। लगभग 100 से 150 मजदूर तैयारियों में लगे हुए हैं और पूरे गांधी मैदान को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है और इसके साथ ही मुख्य मंच को सजाने के लिए बेंगलोर से फूले मंगवाए जा रहे हैं। नगर निगम की वाटर स्प्लिनिंग गाड़ियां लगातार मैदान में पानी का छिड़काव कर रही हैं ताकि धूल को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सके। वन विभाग के कर्मचारी गांधी मैदान में मौजूदा पेड़ों की कटाई करने में लगे हुए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर बम निरोधक दस्ता भी मैदान का निरीक्षण कर रहे हैं। मंच के आसपास सहित पूरे गांधी मैदान की गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। गांधी मैदान में चल रहे लगातार हलचल और तैयारियों ने आम लोगों में रुचि का विषय बना दिया है। सुबह से लेकर देर शाम तक मैदान के आसपास भारी संख्या में लोग काफी दिलचस्पी के साथ तैयारियों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास की गलियां, फुटपाथों और चाय की दुकानों पर लोगों के बीच शपथ ग्रहण को लेकर खूब बातें चल रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी से लेते हैं, जहां पर सोनभद्र में हुए बड़े हादसे पर बड़ी अपडेट सामने आ गई है। बता दें कि सोनभद्र में कृष्णा माइनिंग खदान में रेस्क्यू कार्य जारी है। बड़ी जानकारी, 5 मजदूरों की मौत और डीएम पर लगा गंभीर आरोप। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। याचिकाकर्ता के वकील ने डीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोनभद्र से खबर है, वकील अभिषेक चौबे विकास साके ने आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वकीलों ने डीएम पर केस दर्ज करने की मांग की है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि डीएम ने झूठा शपथ पत्र देकर गुमराह किया वकील। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई की गुहार। बड़ी जानकारी, पत्थर खदान धंसने से 5 मजदूरों की जान चली गई है। यूपी से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यूपी के सोनभद्र में कृष्णा माइनिंग खदान में रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है और अब तक 5 मजदूरों की जान जा चुकी है और डीएम पर अब गंभीर आरोप लग रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने डीएम पर गंभीर आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वकील अभिषेक चौबे और विकास साके ने आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी यूपी के सोनभद्र से निकलकर सामने आई है। वकीलों ने डीएम पर केस दर्ज कराने की मांग की है। डीएम ने झूठा शपथ पत्र देकर गुमराह किया वकील का ये बड़ा बयान सामने आया है और पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पत्थर खदान धंसने से 5 मजदूरों की मौत हुई है। बड़ी जानकारी, सोनभद्र कृष्णा माइनिंग खदान में रेस्क्यू कार्य जारी है और इस दौरान 5 मजदूरों की जान चली गई है और इसके साथ ही अब इस मामले में डीएम पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने डीएम पर ये गंभीर आरोप लगाया है। वकील अभिषेक चौबे और विकास साके ने आरोप लगाया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।